हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नए चैप्टर को नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो है लुब्रिकेंट्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, लुब्रिकेशन होता क्या है इसके बारे में समझेंगे, लुब्रिकेंट्स होते क्या हैं और लुब्रिकेंट्स और फ्रिक्शन का क्या रिलेशन है ये हम समझेंगे। और इस लुब्रिकेशन का क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें क्लाउड पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, पोर पॉइंट पढ़ेंगे, फ्लैश पॉइंट पढ़ेंगे, फायर पॉइंट, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंडेक्स, एनिलीन, मिक्स्ड एनिलीन पॉइंट्स, एसिडिक नंबर और सेपोनिफिकेशन नंबर। हम इस लेक्चर में इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे और इसके फंक्शंस क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। पहली बात हम जानने की कोशिश करते हैं कि लुब्रिकेंट्स होते क्या हैं। लुब्रिकेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दो मूविंग पार्ट को, खासतौर पे मशीन की जो दो मूविंग पार्ट्स हैं उनके बीच के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, उन सब्सटेंसेस को लुब्रिकेंट्स कहते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं, मशीन के जो दो मूविंग पार्ट्स हैं और वह जो मूविंग पार्ट्स हैं उन मूविंग पार्ट्स के बीच के जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको कम जो करता है सब्सटेंस, उसे लुब्रिकेंट्स कहेंगे। The substances which are used to decrease the force of friction between the moving parts of machine in contact are known as lubricants। और इस प्रकार की प्रक्रिया जो दो मूविंग पार्ट्स के फ्रिक्शन को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर देती है, वह प्रक्रिया लुब्रिकेशन कहलाती है। एंड द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between the moving parts of machine in contact is known as lubrication। आप ये देख पा रहे हैं, कोई भी अगर मशीन घूमती है, मशीन मूव करती है तो हम उसका लुब्रिकेशन करते हैं। ये लुब्रिकेंट्स उसमें ऐड करते हैं जिससे कि उसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसमें कमी आ जाए और इजीली वो मूव करना शुरू कर दे। इस प्रकार की प्रक्रिया लुब्रिकेशन कहलाती है। और इसकी एक डेफिनेशन और समझ लेते हैं कि सब्सटेंसेस विच अप्लाई बिटवीन टू मूविंग एंड स्लाइडिंग सरफेस टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन देम आर नोन एज लुब्रिकेंट्स। और उनके फ्रिक्शन को कम कर देती है। एंड द प्रोसेस बाय विच फ्रिक्शन बिटवीन स्लाइडिंग सरफेस इज रिड्यूस्ड इज नोन एज लुब्रिकेशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी दो मूव मशीन का कोई भी दो पार्ट जो मूव कर रहा है उसके बीच में जो फ्रिक्शन अगर बढ़ जाता है, उस फ्रिक्शन को कम कर देते हैं तो वह लुब्रिकेशन कहलाता है और ऐसे सब्सटेंसेस लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं। थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं कि जब सरफेस मशीनरी जो मूव करती है तो वो उसके आपस में उसको मूव करने के लिए उसको रेजिस्ट करती है। क्या कारण है समझ लेते हैं। When on surface machinery moves over one the another surface, the resistance to relative motion of surface arises. When we look at solid surface, at it appears smooth at naked eye। हम जानते हैं जब दोस्तों सरफेस सामने दिखती है वो ऐसा लगता है कि स्मूथ है, लेकिन वह स्मूथ होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब इसको पावर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो इनके जो छोटे छोटे, ये देख पा रहे हैं हम, ये सरफेस प्लेन दिखाई देती है, लेकिन माइक्रोस्कोपी में ये सरफेस इस प्रकार से होती हैं कि एक दूसरे को काउंटर करती हैं और मूव करने पर ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये नेकेड आई से दो मूविंग सरफेस जो है वो आपस में स्मूथ दिखाई देती है, लेकिन ये स्मूथ होती नहीं है। ये क्या होती हैं? एक तरीके से इरेगुलर होती हैं और इनकी इरेगुलर प्रोजेक्शन और कैविटी की वजह से ही फ्रिक्शन होता है। ड्यू टू द फ्रिक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। अब ये मूव कर रहा है और ये मूव करेगा तो इन दोनों के बीच की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में इसका प्रॉब्लम करेगा मूव करने के लिए। अब वो क्यों करेगा? क्योंकि इनकी कैविटीज और इरेगुलरिटीज को प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन जैसे ही मूव करेगा, अगर जबरदस्ती मूव करता है तो उस अवस्था में क्या होगा? एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करती है, जो क्या करता है? विच रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। मशीन की एफिशिएंसी को वो कम कर देता है। तो ये इसकी एक
और बात है कि माइक्रोस्कोपी कंडीशन देखने पर, हाई माइक्रोस्कोप में इसको देखने पर, पावर्ड माइक्रोस्कोप में देखने पर दो लेयर के बीच की जो सरफेस है उसमें इरेगुलरिटी और कैविटीज दिखाई देती है। When one such surface is placed over another, क्या होगा? Its projection fall into the cavity or of the other and get interlocked. दोनों एक दूसरे के interlocked हो जाएंगे. Due to this interlocking, there is a resistance to the relative motion of the surface. नहीं हो पाएगी motion. This is called the frictional force or friction resistance of friction. In due course of motion, the old projection get broken and deformities arises. इसकी वजह से deformities हो जाती हैं. तो ये projections of and cavity in surface हम देख रहे हैं. इससे पहले वाले भी हमने देखा था कि दो surfaces हैं, दोनों surface आपस में इस तरीके से move कर रहे हैं और इनकी move करने की टेंडेंसी इंटरलॉक हो जाती है, क्योंकि ये जो कैविटीज होती हैं ये एक दूसरे को फंसा लेते हैं, इंटरलॉक कर देते हैं, और जिसके जो मोशन है दो सरफेस के बीच की मोशन वो कम हो जाती है। तो इसके बाद हम बात पढ़ते हैं फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन यानी अपोजिंग फोर्स। कौन सा अपोजिंग फोर्स? दो सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं, मूव करते हैं, तो जो फ्रिक्शन, जो फोर्स इन दो सरफेस को एक दूसरे के ऊपर सरफेस स्लाइड करने के लिए रोकता है, वह फ्रिक्शन होता है। इट मे बी डिफाइंड एज द अपोजिंग फोर्स that is set up between the surface of contact when one body moves over the surface of the another body। तो वो जो फोर्स है, अपोजिंग फोर्स, उसको हम सॉरी फ्रिक्शन कहते हैं। देख पा रहे हैं हम यहाँ पे, अगर दो लेयर है मूवेबल, एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही है लेयर, तो उस मूव करने वाली अगर सरफेस स्मूथ है तो इजीली मूव करेगा। अगर रफ सरफेस है जो कि हम नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं, तो ये सरफेस आपस में फ्रिक्शन पैदा करेगी, अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगा, तो अपोजिंग फोर्स ही इसका फ्रिक्शन है। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, देयरफॉर एक्स्ट्रा एनर्जी हैज टू बी स्पेंट टू ओवरकम द फ्रिक्शन। इसको हटाने के लिए एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी, which increases expenses of energy. The friction between the moving parts of the machines also produces heat, यानी हीट भी हमें मिलेगी क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी हम प्रोड्यूस कर दे रहे हैं और प्रोड्यूस भी एक्स्ट्रा एनर्जी हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? मशीनरी डैमेज हो जाएगी। Thus friction causes wear and tear of the moving parts of the machinery in contact. उसकी वजह से क्या होगा? The machines lose their efficiency and become useless. तो ये फ्रिक्शन की हमने बात की। तो इसको कैसे कम किया जाए? लुब्रिकेंट्स यूज करके। अब लुब्रिकेंट्स किस प्रकार के हो सकते हैं, इनको क्लासिफाई कर। लुब्रिकेंट्स तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो लिक्विड लुब्रिकेंट हो सकता है, दूसरा होता है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, तीसरा हो सकता है सॉलिड लिक्विड लुब्रिकेंट। तीन प्रकार के लुब्रिकेंट हो सकते हैं। तो लिक्विड लुब्रिकेंट्स में क्या क्या आता है? एनिमल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, यानी लिक्विफाइड जितने भी हैं, पेट्रोलियम ऑयल्स हैं, सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स जितने भी हैं, टैलो ऑयल है, व्हील ऑयल है एनिमल ऑयल्स में, वेजिटेबल में कास्टर ऑयल है, पाम ऑयल है, पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैं, सिंथेटिक में पॉलीग्लाइसॉल और सिलिकॉन्स हो सकते हैं। पॉलीग्लाइकॉल, सिलिकॉन्स, ये सिलिकॉन से हमने पॉलीमर्स में पढ़ा है इनके बारे में, जो सिंथेटिक हैं, सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स में आता है ग्रीस। सेमी सॉलिड लिक्विड लुब्रिकेंट्स कैसे बनाए जाते हैं? इमल्सिफाइंग ऑयल एंड फैट को विद थिकनिंग एजेंट लाइक सोप ऑफ सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, एल्यूमिनियम हाई टेम्परेचर पे। और इसको फर्दर क्लासिफाइड किया तो ये भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सोडा बेस्ड होता है। इन केस ऑफ सोडियम सोप आर यूज्ड एज ए थिकनिंग एजेंट इन मिनरल और पेट्रोलियम ऑयल। They are slightly soluble in water. They can be used up to 175 degree centigrade. Lithium based होता है। In case of lithium, soaps are emulsifying with petroleum oil. The water resistance and used up to 15 degree centigrade. Calcium based है। In case of the calcium, soaps are emulsifying with petroleum oil. They are also water resistant and used up to 80 degree centigrade. At higher temperature, soap and petroleum oils are separate from each other. सॉलिड लुब्रिकेंट्स आता है थर्ड प्रकार का, जिसमें ग्रेफाइट है, मोलिब्लेडनम डाइसल्फाइड्स हैं, बोरोन नाइट्राइड्स हैं। ये
बहुत अधिक तरीके से प्रिडोमिनेटली यूज होते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह पे, और दे आर यूज्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई लोड प्रेशर। ग्रेफाइट की हम बात करते हैं, हम जानते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट को ही यूज किया जाता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट में हम ये देख रहे हैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में, एक अलग अलग लेयर्स होती हैं और लेयर्स एक दूसरे को एक वीक वंडरवॉल फोर्स और बॉन्ड से जोड़ के रखती हैं, और बॉटल जो क्या करता है, इन लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने के लिए हेल्प करता है, और ये सोपी टच करता है, नॉन फ्लेमेबल है, और कम से कम इसको अधिक तापमान में भी, अधिक टेम्परेचर लगभग 750 डिग्री सेंटीग्रेड में भी इसको यूज किया जा सकता है। और दे आर तो पाउडर फॉर्म में हो सकते हैं या तो वाटर फॉर्म में मिक्स्ड विद ऑयल और वाटर फॉर्म हो सकते हैं। हमने कहा कि कार्बन एटम का एक ऐसा स्केलेटन जिसमें लेयर्स एक दूसरे के ऊपर वंडरवॉल फोर्स से अरेंज रहती हैं, और जो कि उन दोनों लेयर्स के बीच को स्लाइडिंग को हेल्प करती हैं, जो फैसिलिटेट करता है, और वो कोवलेंट बॉन्ड से इस तरीके से जुड़ा रहता है कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर इजीली मूव कर सके। तो उस मूवमेंट की हेल्प से ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा हाई टेम्परेचर पर वर्क करने वाला एक सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए इसको वाइडली यूज किया जाता है एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। इसके बाद हम मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड के बारे में समझते हैं। तो एक ये सैंडविच तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सैंडविच का मतलब है कि मोलिब्डेनम जो है दो सल्फर के बीच में है, मोलिब्डेनम दो सल्फर लेयर के बीच में है, यानी सैंडविच की तरह बना हुआ है। तो हेक्सागोनल जो लेयर्स होती हैं इसकी मोलिब्डेनम की, वो दो हेक्सागोनल लेयर सल्फर के बीच में रहती हैं। ग्रेफाइट की तरह प्रत्येक जो लेयर होती है आपस में वंडरवॉल फोर्स से जुड़ी रहती हैं। ये जो फोर्स दिख रहा है हमें, ये फोर्स वंडरवॉल फोर्स है, और ये लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल रहता है। इट इज डिफर फ्रॉम ग्रेफाइट बिकॉज इट इज यूज्ड इन हाई वैक्यूम। अनलाइक ग्रेफाइट, हम जानते हैं इसको हाई वैक्यूम में यूज किया जाता है। इट adheres even more strongly to the metal or other surfaces। तो मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड और ग्रेफाइट बहुत अच्छी तरीके से यूज किए जाते हैं सॉलिड लुब्रिकेशन के लिए। अब हम पढ़ लेते हैं लुब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। क्लाउड पॉइंट, सबसे पहले वो जो लुब्रिकेंट्स हैं उनके क्लाउड पॉइंट के बारे में हम समझ लेते हैं कि क्लाउड पॉइंट क्या होता है। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वह क्लाउडी बन जाता है। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में लुब्रिकेटिंग ऑयल बिकम्स क्लाउडी इन अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड क्लाउड पॉइंट। उसके बाद दूसरी बारी आती है समझने की पोर पॉइंट की। पोर पॉइंट क्या होता है? वह लोएस्ट टेम्परेचर जब एट विच द लुब्रिकेंट ऑयल बिकम्स सेमी सॉलिड एंड सीजेस टू फ्लो। डेफिनेटली एक टेम्परेचर पे जो ऑयल है वह सेमी सॉलिड बन जाएगा और वो फ्लो को रोक देगा। जो फ्लो को रोक देगा तो वो जो टेम्परेचर है जिस पे ऐसा हुआ है वह पोर पॉइंट कहलाएगा। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेंट ऑयल बिकम्स semi solid and ceases to flow, that is called pour point. It indicates the suitability of lubricants used in cold condition। तो ये lubricants की suitability को cold condition में दर्शाता है। Good lubricants should possess low pour point, यानी अगर lubricant अगर अच्छा है तो उसकी एक कंडीशन ये है कि उसका जो pour point है वो कम होना चाहिए। ये देख रहे हैं हम, ये हमारे पास है पोर पॉइंट का, और ये देख पा रहे हैं दूसरा हमारे पास है क्लाउड पॉइंट। यानी कहने का मतलब है कि क्लाउडी अपीयरेंस हो जा रही है ऑयल में, हल्का सा क्लाउड टाइप का बन जा रहा है ऑयल, और यहाँ पर तो सेमी सॉलिड बन जा रहा है लिक्विड। तो सेमी सॉलिड बनेगा तो सेमी सॉलिड की वजह से उसका फ्लो रुक जाएगा, और इसीलिए बोलते हैं कि टेम्परेचर अगर कम है तो उस कंडीशन पे अगर लुब्रिकेंट्स अच्छा है तो उसका पोर पॉइंट कम होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या मतलब है इसका, कि यह फ्लैश पॉइंट किसी भी मटेरियल का लोएस्ट टेम्परेचर पर
इग्नाइट करने की टेंडेंसी है। देखते हैं उसको। द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ वोलेटाइल मटेरियल इज द लोएस्ट टेम्परेचर। फ्लैश पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है जहां पर वेपर्स ऑफ द मटेरियल विल इग्नाइट फॉर अ मूवमेंट। वो जो मटेरियल है उस वह कुछ समय के लिए जल जाता है। किसी उस जो जो वेपर होती है मटेरियल की वो कुछ समय के लिए जल जाती है। व्हेन एन इग्निशन सोर्स ब्रॉट नियर टू इट, थोड़ा सा अगर आग भी इसके आसपास रखी जाए तो वो जल जाता है। दी लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड हैव फ्लैश पॉइंट रीजनेबली अबव इट्स वर्किंग टेम्परेचर। मान लो अगर हल्का सा प्रेशर हुआ इग्निशन के सोर्स के पास गया तो वो बर्न कर जाएगा। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। देख पा रहे हैं हम हल्का सा जो ऑयल है अगर हल्का सा इग्नाइट अगर इसमें कर दिया जाए इग्निशन कर दिया जाए तो ये कुछ समय के लिए जल जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी वेपर्स होती हैं मटेरियल की वो इग्नाइट होती है। पूरी मटेरियल इग्नाइट नहीं हो रहा है, ये उसका वेपर इग्नाइट हो रहा है। तो इसलिए फ्लैश एक चमकता है थोड़ी देर के लिए जलता है फिर बंद हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। फायर पॉइंट। फायर पॉइंट फ्यूल का क्या होता है? वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहां पर वेपर और फ्यूल विल कंटिन्यू टू बर्न। 5 सेकंड तक कम से कम जलता है। ये तो फ्लैश है। एक फ्लैश चमकता है जिस तरीके से उतना ही चलेगा। लेकिन 5 सेकंड तक अगर जलेगा जब इसके आसपास का कोई इग्नाइटिंग सोर्स रखा जाता है तो इसको हम बोलते हैं फायर पॉइंट। फायर पॉइंट इज अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन द फ्लैश पॉइंट। क्योंकि दोनों के लगभग कैरेक्टरिस्टिक्स एक सेम है लेकिन एक जलता है 5 सेकंड के लिए और एक बहुत कम सेकंड के लिए जलता है। तो इसलिए बोला गया है कि फायर पॉइंट इज अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन द फ्लैश पॉइंट। यानी फ्लैश पॉइंट से टेम्परेचर फायर पॉइंट का ज्यादा होगा। ये थोड़ा सा समझना डिफरेंस समझने की जरूरत है फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के बीच में। इसके बाद समझते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में हम सब जानते ही हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जो उसके फ्लो को रेजिस्ट करती है और वो इंडिकेटर है उसकी फ्लो एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और मतलब लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है उसकी एबिलिटी कितनी है फ्लो करने की वो विस्कोसिटी बताता है हमें। लोअर द विस्कोसिटी ग्रेटर विल बी द फ्लो एबिलिटी। हम जानते हैं विस्कोसिटी कम होगी तो इजीली फ्लो करेगा। और हम इसके समझ सकते हैं देख पा रहे हैं ये देखिए ये हमारी लुब्रिकेशन है। अगर इस केस में लुब्रिकेंट्स अगर फ्लो करेगा अगर फ्लो जो टेंडेंसी है इस केस में इसकी फ्लो टेंडेंसी कम होगी क्योंकि थिकनेस ज्यादा है। तो विस्कोसिटी इस फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है जो उसको फ्लो करने के लिए रोक रहा है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल डिक्रीजेस। ये थोड़ा समझने वाली बात है। तापमान बढ़ेगा विस्कोसिटी कम हो जाएगी यानी फ्लो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लो बढ़ जाएगा। फ्लो बढ़ेगा तो विस्कोसिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। एंड प्रेशर इंक्रीजेस विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इंक्रीजेस। जिससे कि अब क्या हुआ प्रेशर बढ़ जाएगा विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल। In short, we can say that good lubricating oil is that whose viscosity does not change with temperature। अब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो प्रेशर ना बढ़े इसलिए हम ऐसा लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करेंगे जो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ ज्यादा चेंज ना हो। ज्यादा चेंज नहीं होगा डेफिनेटली हमारा वो लुब्रिकेशन अच्छा होगा और लंबे समय के लिए चलेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स। अब ये क्या है? द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर इज कॉल्ड विस्कोसिटी इंडेक्स। अब भाई अलग अलग लिक्विड की विस्कोसिटी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हो सकती है। A relative small change in viscosity with temperature is indicated by viscosity index। जो चेंज है टेम्परेचर के साथ साथ विस्कोसिटी में का चेंज होना वह क्या होता है? विस्कोसिटी इंडेक्स होता है। However, a low viscosity index shows a relative large change in viscosity with temperature। विस्कोसिटी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है लुब्रिकेशन के लिए। तो ये विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स हमने समझा। एनिलीन एंड मिक्स्ड एनिलीन पॉइंट समझते हैं। एनिलीन पॉइंट किसी भी ऑयल का क्या होता है? इज डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन एंड लुब्रिकेंट ऑयल आर मिसिबल। मतलब एक तापमान है एक टेम्परेचर एक मिनिमम टेम्परेचर जहां पर एनिलीन और लुब्रिकेंट ऑयल को दोनों आपस में मिसिबल यानी घुल जाते हैं। फॉर्म अ सिंगल फेज अपॉन मिक्सिंग। घुलने के बाद एक
सिंगल फेज बना देते हैं, वो मिनिमम टेम्परेचर एनिलीन पॉइंट कहलाता है। The value gives an approximation for the content of aromatic compound in the oil, since the miscibility of aniline, which is also an aromatic compound, suggests the presence of similar compound in the oil. The lower the aniline point, the greater is the content of compounds in the oil. इजिली घुल जाता है, तो कहने का मतलब है कि उसमें ज्यादा होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि डिजोल्व लाइक डिजोल्व, कहते हैं कि सेम कंडीशन वाला, सेम डाइपोल मूवमेंट वाला, सेम लिक्विड दूसरे लिक्विड से तभी घुल मिलेगा तो जब उस दोनों की टेंडेंसी सेम होगी, लाइक डिजोल्व लाइक। इसी तरीके से यहां पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वह मिनिमम टेम्परेचर जब एनिलीन घुल जाता है। एनिलीन है एरोमेटिक नेचर का, लुब्रिकेशन ऑयल में अगर एरोमेटिक कंटेंट ज्यादा होगा तो एनिलीन इजीली घुल जाएगा, एनिलीन घुल जाएगा तो तापमान कम से कम लगेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर, और वही टेम्परेचर एनिलीन पॉइंट है। एसिड नंबर के बारे में हम बात करेंगे, और एसिड नंबर ये बताता है कि एसिडिटी इन अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की एसिडिटी। Acid number is an indicator of oil serviceability. It is useful in monitoring acid buildup in oils due to depletion of antioxidants. Oil oxidation causes acidic byproduct to form. High acid levels can indicate excessive oil oxidation or depletion of the oil additive and can lead to corrosion of the internal component. By monitoring the acid level, the oil can be changed before any damage occurs. तो acid number में होता क्या है कि एसिड किस वो जो ऑयल है वो कितना एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो कोरोजन कंडीशन की टेंडेंसी तक पहुंच गया है। अगर कोरोजन की टेंडेंसी तक पहुंच गया तो हम उसको उस एसिड लेवल को मेजर करके पूरा ऑयल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम वही एसिड एक्सेस अमाउंट के एसिड के लुब्रिकेंट्स को हम यूज करेंगे तो वो डैमेज भी कर सकता है सिस्टम को। सैपोनिफिकेशन नंबर, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कंबाइन करता है 1 ग्राम ऑफ ऑयल के साथ स्पेसिफिक कंडीशन में, उसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की के नंबर ऑफ मिलीग्राम्स जो 1 ग्राम ऑयल के साथ स्पेसिफिक कंडीशन में कंबाइंड हो जाता है, वो नंबर सैपोनिफिकेशन नंबर कहलाता है। सैपोनिफिकेशन नंबर इज एन इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैटी सैपोनिफिबल material in a compounded oil. Caution must be used in interpreting test results if certain substances such as sulfur compounds or halogens are present in oil, since these also react with potassium hydroxide, thereby increasing the apparent saponification number. तो ये saponification number का एक पार्ट है। अब हम लुब्रिकेशन के लगभग जितने थे उसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स के क्या क्या काम होते हैं। लुब्रिकेंट्स अवॉइड द डैमेज ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन बाय मिनिमाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ हीट, डेफिनेटली डैमेज को कम कर देगा। लुब्रिकेंट्स रिड्यूस द वियर एंड टेयर ऑफ मशीनरी बाय कीपिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स अपार्ट। तो दो पार्ट्स मशीन के मूव कर रहे हैं, अगर वो दूर रहें तो जो उसकी टीयर वेयर टेंडेंसी होती है वो कम हो जाएगी, लुब्रिकेंट उसको कम कर देगा। लुब्रिकेंट मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट मशीन की कम कर देता है। लुब्रिकेंट्स कूलेंट की तरह भी बिहेव करता है, क्योंकि जब हीट प्रोड्यूस होगी दो मूविंग पार्ट्स के ऊपर तो ये उसके टेम्परेचर को भी कम कर देता है। तो लुब्रिकेशन की एक फंक्शन ये भी है। लुब्रिकेंट्स increases the efficiency of machine by reducing the loss of energy. By using the lubricants, the relative motion of the moving parts of machine becomes smooth and noise level of running machine reduces. Lubricants also act as a corrosion preventers. Definitely corrosion को भी prevent करने का काम आता है lubricant. Lubricant also act as a seal, as in piston. Lubricant used between piston and walls of the container prevents the leakage of hot gases produced by the internal combustion, that is it acts as a seal, यानी ये एक तरीके का सील की तरह भी बिहेव करता है। तो ये
हमने लुब्रिकेंट्स की फंक्शंस पढ़े। इसके बाद ये हमारा इस लेक्चर में इतना ही कंटेंट था जो हमको स्टडी करना था। काफ़ी चीज़ें हमने इसमें समझी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें हमने की कि इसके क्या यूजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज हमने समझी कि क्लाउड पॉइंट, कोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंडेक्स, एनिलीन, मिक्स्ड एनिलीन पॉइंट, एसिड नंबर, सैपोनिफिकेशन नंबर, ये हमने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पढ़ी। इस अगर ये आपको पसंद आया तो आप शेयर करें। डाउट्स हैं तो आप अपने कमेंट के माध्यम से इसमें अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लुब्रिकेंट्स का बाकी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि होता कैसे है लुब्रिकेशन। इस लेक्चर के को देखने के लिए थैंक्स।